हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की। ठीक है, ये वीडियो शॉर्ट नोटिस पे बनाया गया है। स्टूडेंट की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी तो इसलिए मैंने बनाया है, क्योंकि ताकि आप लोग एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लें। ठीक है, अभी मैं 2-3 वीडियो डालूंगी आज या कल में मिला करके। ठीक है, एक वीडियो ऐसा डालूंगी जिसमें आपको 50+ MCQs मिलेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो रहेगा वो, उसको जरूर देख के जाइएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बात करने वाले हैं कि अकाउंटिंग एप्लीकेशंस क्या होती हैं। मतलब हमारा ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात करने वाले हैं। बेसिकली हम एक्सेल को ही, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ए स्प्रेडशीट इज डिफाइंड एज अ लार्ज सीट। तो ये एक तरह की लार्ज सीट होती है जो कंटेन करती है हमारे डेटा को और इंफॉर्मेशन को अरेंज करती है रो और कॉलम्स में। ठीक है, देयर आर डिफरेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। बहुत से स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कुछ प्रोप्राइटरी होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, लोटस 123 हो गया, ऐसे ही। ठीक है, दिस लेसन डिस्कस अबाउट, इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है, विच इज़ यूज इन कंप्यूटर्स एज स्पेशल सॉफ्टवेयर, जिसका हम यूज़ कंप्यूटर में करते हैं एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की तरह, वो भी प्रोसेसिंग करने के लिए और वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा की प्रोसेसिंग और रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो हम अपने अकाउंट्स की रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए, अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं, और उसी प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज वर्कशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को ही हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। इसका एक और मैंने वीडियो आपको एक्सप्लेन किया है चैप्टर का, एक्सेल का, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखने आइएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का क्या मतलब होता है। तो अगर हम मतलब की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज और कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन होकर के एक वर्कशीट तैयार होती है, उसी को हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, विजुअली द स्प्रेडशीट लुक्स लाइक एनी अदर मैट्रिक्स विथ रोज एंड कॉलम्स। तो स्प्रेडशीट बेसिकली उसी की तरह लगती है जैसे रोज और कॉलम्स को मिला के कुछ बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्कशीट, इसको हम वर्कशीट भी बोलते हैं। और इसी की मदद से हम क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग में डेटा को एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने पेरोल अकाउंटिंग करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स की अकाउंटिंग्स हैं जो कि हम स्प्रेडशीट की मदद से कर पाते हैं। ठीक है, और इसी को हम वर्कशीट बोलते हैं जब हम रोज और कॉलम्स की मदद से अपने डेटा को अरेंज करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी हम उसी को बोलते हैं। ठीक है, दिस वर्कशीट इज सो लार्ज, ये बहुत लार्ज होती है। मैंने आपको बताया ही था पिछले वीडियो में कि एक्सेल में कितनी वर्कशीट होती है। ठीक है, और कितने रोज और कितने कॉलम्स होते हैं। मतलब हम एक बार कोई भी ह्यूमन उसको एक साथ व्यू नहीं कर सकता। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि दैट द ह्यूमन आई कैन नॉट व्यू ऑल इट्स रोज एंड कॉलम्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, therefore user focuses on few rows and columns and keeps changing the focus to the required part of the worksheet। तो यूजर क्या करता है, वो फोकस करता है अपने रोज और कॉलम्स पे, और उसका फोकस रहता है कि वर्कशीट का कौन सा पार्ट, उसको कौन से पार्ट की जरूरत है, सिर्फ उसी पे वो फोकस करता है, ओवरऑल वर्कशीट पे नहीं फोकस करता। ठीक है, थोड़ा मुझे कोल्ड भी हुआ है, लेकिन मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे बस पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, एज एंड वेन रिक्वायर्ड। ठीक है, इट इज नॉर्मली यूज फॉर, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो कि एक्सेल है, जो कि वर्कशीट है, उसका यूज हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं, अपने न्यूमेरिकल डेटा को कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए करते हैं, फाइनेंशियल डेटा अराइव करने के लिए करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं, और डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इसको करते हैं। ठीक है, अराइविंग एट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर रिपोर्टिंग, मतलब हमें जिस इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, जिसकी डिजायर होती है, उसी के बेस पे हम फॉर्मूला लगाते हैं और हमें अपना रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, इसकी मदद से आगे देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसे हम वर्कशीट बोलते हैं, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है
दैट अलाउज द यूजर टू ऐड एंड प्रोसेस डेटा, जो कि यूजर को अलाउ करता है। यूजर कौन है? हम लोग हैं। तो जो कि यूजर को अलाउ करता है कि आप अपने डेटा को ऐड करिए, उसमें जोड़िए और उसका प्रोसेस करिए। मतलब हम अपने डेटा को ऐड करते हैं और उसमें प्रोसेस करते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कैन वेल बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ, तो हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ सकते हैं एमएस एक्सेल की मदद से। एमएस एक्सेल का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, विच इज वन ऑफ द एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर, जो कि एक आपका एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है। तो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में हमें एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक फीचर्स की इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के। तो सबसे पहला फीचर क्या है कि ग्रिड होता है इसमें। बाय डिफिनीशन अ स्प्रेडशीट इज सीन एज ग्रिड स्ट्रक्चर, तो ये ग्रिड के जैसा स्ट्रक्चर होता है। बाय नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। ईच रो इज सिक्वेंसली असाइंड, तो सभी रो सिक्वेंसली असाइन की जाती हैं नंबर्स के फॉर्म में 1 2 3 करके, ठीक है। एंड एवरी कॉलम इज असाइंड एन अल्फाबेट फॉर आइडेंटिफिकेशन, और कॉलम को हम अल्फाबेट से दिखाते हैं। ए बी सी से जेड तक जाता है, फिर ए बी ए सी ऐसे आगे जो है कंटिन्यू होता है, ठीक है। फर्स्ट 26 कॉलम्स आर असाइंड अल्फाबेट्स, पहले 26 कॉलम्स में अल्फाबेट बिगनिंग होती है ए से जेड तक। द कॉलम्स बिगिन विथ ए फॉलोड बाय ए बी टिल द लास्ट कॉलम इज असाइंड अल्फाबेट, तो ऐसे ही आगे जो है कंटिन्यू होता है। तो कॉलम को हम अल्फाबेट से शो करते हैं और रोज को हम नंबर से शो करते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है कि इसमें एलिमेंट्स होते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट इज डिफाइंड बाय अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन अ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, तो रो और कॉलम के बेस पे हम पर्टिकुलर इंटरसेक्शन के पॉइंट से ही किसी एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इट इज देयरफॉर एड्रेस्ड बाय रेफरिंग टू द रिलेवेंट रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से ही हम किसी को एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट A1 मीन्स द फर्स्ट रो ऑफ कॉलम ए। A1 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो है कॉलम ए की। उस तरीके से A2 का मतलब क्या हो गया कि सेकेंड रो है कॉलम ए की, ठीक है। द एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, तो ये जो एलिमेंट है ये कैपेबल है हमें फॉर्मूला करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि इसी के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमको A1 से A2 का सम चाहिए, तो हम A1 A2 ऐसे लिखते हैं तो हमारा सम निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका थर्ड फीचर क्या है, लेंस व्यू दिखाता है। स्प्रेडशीट अलाउज द यूजर टू व्यू एंड कंसंट्रेट ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स टू वर्क विथ, तो हम जो ये हमें अलाउ करता है लिमिटेड नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स काम करने के लिए, ठीक है। हम एक बार में पूरी रोज और कॉलम्स नहीं देख सकते। नेक्स्ट है फंक्शंस। स्प्रेडशीट इज सपोर्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस, इसके बहुत से फंक्शंस होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं डिफिकल्ट और लेंथी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में, ठीक है, वो भी फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में। चलिए तभी तो हम इसका यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग में, क्योंकि कैलकुलेशन भी सेकेंड्स में होता है इसमें, ठीक है। अगला है फॉर्मेटिंग, ये हमें कई तरह की फॉर्मेटिंग भी प्रोवाइड करता है। स्प्रेडशीट हैज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैपेबिलिटीज, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है, कि कौन सा टेक्स्ट का स्टाइल रखना है, कैसे उसको जो है और अट्रैक्टिव बनाना है, काफ़ी तरह की फॉर्मेटिंग्स होती हैं। दीज इनेबल्स द जनरेटेड रिपोर्ट टू बी सेव्ड, तो जनरेटेड रिपोर्ट हम सेव कर सकते हैं, उनका प्रिंट निकाल सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अदर एप्लीकेशंस पे, ठीक है। तो एक्सेल से हम अपनी रिपोर्ट को सेव भी करते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और अदर एप्लीकेशंस पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला फीचर है आपका जो लास्ट फीचर है वो क्या है, सेव प्रिंट एंड एक्सपोर्ट। तो ये हमने देख ही लिया कि हम आसानी से सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है एप्लीकेशन इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरेट करती हैं। तो पहला है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो शॉर्ट नोटिस पे मुझे मिल पाया वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट समराइजेस बैंकिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी। तो ये हमारी बैंकिंग और बिजनेस एक्टिविटी को समराइज करता है, इनफैक्ट हमारी मदद करता है कंपेयर करने में, कि हम अपने बैंक बैलेंस और बिजनेस के बैलेंस को कंपेयर करते हैं और उसके ट्रांजैक्शन को कंपेयर करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की मदद से, ठीक है।
कंपेयरिंग द बैंक्स अकाउंट बैलेंस विद द इंटरनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो हम अपने बिजनेस के इंटरनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड को बैंक अकाउंट के बैलेंस से कंपेयर करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स कंफर्म दैट पेमेंट्स हैव बीन प्रोसेस्ड। तो ये कंफर्म करता है कि जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो गया है और कैश कलेक्शन डिपॉजिट हो गया है बैंक अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीज स्टेटमेंट्स कैन हेल्प अनकवर और प्रिवेंट फ्रॉड एट अ कंपनी। और ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारी मदद करता है प्रिवेंट या फ्रॉड को आसानी से, मतलब फ्रॉड को प्रिवेंट करने में, ठीक है। क्योंकि हम हर चीज को कंपेयर कर रहे हैं तो फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। एज वेल एज आइडेंटिफाई आइडेंटिकल डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट द बैलेंस ऑन अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट शुड इक्वल द एंडिंग बैलेंस ऑफ अ बैंक अकाउंट। तो जब हम सारी एडजस्टमेंट दिखा लेते हैं तो हमारा जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आता है वो इक्वल आ जाता है एंडिंग बैलेंस बैंक अकाउंट का, ठीक है। नेक्स्ट हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को और अच्छे से समझते हैं। रिकॉन्सिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये एक तरह का प्रोसेस है जिससे हम टू डिफरेंट रिकॉर्ड्स को कंपेयर करते हैं। एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारी हेल्प करता है डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने में। वो भी कौन से डिफरेंसेस को, कंपनीज बैंक बैलेंस को और बुक बैलेंस को। मतलब हमने जो बुक कीपिंग की कर रखी है और जो बैंक का हमारे बैलेंस आ रहा है, उन दोनों को कंपेयर करने में, उनके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में हमारी मदद करता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, इन दिस केस द रिकॉन्सिलेशन इंक्लूड्स द डिपॉजिट। तो इसमें डिपॉजिट्स आ जाते हैं, विड्रॉल्स आ जाते हैं और अदर एक्टिविटीज आ जाती हैं जो हमारे बैंक अकाउंट को अफेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, वो भी कुछ स्पेसिफिक पीरियड में, ठीक है। एनी डिस्क्रिपेंसीज टू लीड टू मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट और करेक्शंस। चलिए अगला देखते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम कॉपी लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की फॉर द पीरियड एंड योर अकाउंटिंग सिस्टम और कंपनी लेजर लिस्ट ऑफ ऑल द पेमेंट्स, डिपॉजिट्स, कैश अकाउंट बैलेंस फ्रॉम द अकाउंटिंग सिस्टम। तो हम अपने अकाउंट्स के सिस्टम के सारी कॉपी लेते हैं लेजर्स की और बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं, ठीक है, वो भी कुछ पीरियड का, और उसी पीरियड का हम अपना अकाउंट का डिटेल भी लेते हैं, तभी तो कंपेयर कर पाते हैं। स्टार्ट विथ योर क्लोजिंग बैलेंस फॉर द प्रियोर मंथ। हम क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी योर स्टार्टिंग नंबर। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है, ठीक है। क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कंपेयर ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो ये हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ट्रांजेक्शन को कंपेयर करता है बैंक के स्टेटमेंट से। वेयर देयर आर कंपनीज कैन आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द सोर्स ऑफ एरर्स। तो इससे कंपनी क्या करती है, अपने एरर्स को या फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई कर लेती हैं और सोर्सेस को जो है करेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एबीसी होल्डिंग कंपनी रिकॉर्ड की है एंडिंग बैलेंस ऑफ $5 लाख ऑन इट्स रिकॉर्ड, हाउएवर इट्स बैंक स्टेटमेंट शोज एन एंडिंग बैलेंस ऑफ $520, ठीक है। तो आफ्टर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एबीसी होल्डिंग फाउंड दैट अ वेंडर्स चेक फॉर $20,000 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक। तो ये चेक बैंक में दिया ही नहीं है वेंडर ने, ठीक है। तो इसीलिए जो ये मिस्ड हुआ है $25 फीस फॉर सर्विस चार्जेस एंड नॉन सफिशिएंट फंड चेक्स ड्यूरिंग दिस मंथ। तो इससे हमें पता चल गया कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका एसेट्स अकाउंटिंग, ठीक है। तो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एन एसेट इज एनी रिसोर्स ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस और एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एसेट्स का मतलब आपको पता ही होगा कि एसेट्स का क्या मतलब होता है। हमारे बिजनेस में वो सारी चीजें जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में, वही क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। इट इज एनीथिंग टेंजिबल और इनटेंजिबल दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, और ये हमारी मदद करती हैं प्रोड्यूस करने के लिए कुछ पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यूज को, यानी अपने फाइनेंस को बढ़ाने में, ठीक है। एसेट्स रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ ओनरशिप दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो ये हमारी वैल्यू, ओनरशिप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं जिसको हम कैश में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।